हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रीट 2021 की तैयारी हम करवा रहे हैं आपको। और दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का नया टॉपिक आपके लिए हम लेके आए हैं। दोस्तों, ये टॉपिक जो है आपका इतना महत्वपूर्ण है कि ये आपकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 2 से 3 नंबर दिला सकता है ये वीडियो आपको। तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, बालकों में चिंतन एवं अधिगम। क्या है आज का हमारा टॉपिक? बालकों में चिंतन एवं अधिगम आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों। तो हर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करें। तो पहला है, बालक में संप्रत्यय होते हैं। बालक में संप्रत्यय होते हैं। कौन कौन से संप्रत्यय होते हैं बालक में? व्यक्तिगत, श्रेणीबद्ध, अपरिभाषित एवं सामान्य से विशिष्टीकरण की ओर, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी, यानी व्यक्तिगत, श्रेणीबद्ध, अपरिभाषित एवं सामान्य से विशिष्टीकरण की ओर। तो बालक में संप्रत्यय होते हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन 4। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। अगला, बालक में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? बालक में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? आपके सामने ऑप्शन दोस्तों। बालक में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है जब वह उद्दीपकों में विभेद करना सीख जाता है। कब शुरू होती है? जब वह उद्दीपकों में भेद करना सीख जाता है, तो उस समय बालक में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, समस्या समाधान की विधि है। समस्या समाधान की विधि कौन सी है? तो समस्या समाधान की विधि है दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि त्रुटियां बोल विधि, अनसीखी विधि और अंतर्दृष्टि सूझ विधि। तीनों ही है जो ये समस्या समाधान की विधि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखिए, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? तो ये आपका कठिनाई अनुभव करना। समस्या समाधान का अनुभव जो है प्रथम चरण है समस्या समाधान का। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि जब समस्या का पता ही नहीं चलेगा तो आप उसका समाधान कैसे करेंगे? तो कठिनाई अनुभव करना है, यानी कठिनाई का पता चल जाएगा तब वह उसका समाधान हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अधिगम की अन्वेषण या खोज विधि के प्रवर्तक कौन है? अधिगम की अन्वेषण या खोज विधि के प्रवर्तक कौन है? तो अधिगम की अन्वेषण में खोज विधि के प्रवर्तक हैं दोस्तों आपके आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अन्वेषण विधि आधारित है। अन्वेषण विधि किस पर आधारित है? तो अन्वेषण विधि होती है आपकी दोस्तों करके सीखने पर आधारित। जब हम करके कोई काम सीखते हैं तो वो अन्वेषण आधारित होती है। ठीक है, अगला देखिए, प्राथमिक शाला तक के बालकों की रुचि होती है उन वस्तुओं में। प्राथमिक शाला तक के बालकों की रुचि होती है उन वस्तुओं में क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों जिन्हें वह देख सकता है, सुन सकता है, जिन्हें वह छू सकता है और जिनका वह स्वाद ले सकता है। तो उन रुचियों में बालक रुचि दिखाएंगे। ठीक है, उन वस्तुओं में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 4। ठीक है, अगला देखिए, आनुभाविक की अधिगम की प्रकृति को निर्धारण करने वाले कारक हैं। अनुभाविक की अधिगम की प्रकृति को निर्धारण करने वाले कारक कौन से हैं? तो ये हैं आपके उपरोक्त सभी, यानी कि दैनिक अनुभव, करके सीखना और सामाजिक समूह प्रक्रियाएं। तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों चिंतन और अधिगम से। अगला अनुभाविक अधिगम है। अनुभाविक अधिगम है, तो क्या है अनुभाविक अधिगम? ये है बालक के अनुभव के माध्यम से गठित अधिगम। बालक के अनुभव के माध्यम से गठित अधिगम कहलाता है अनुभाविक अधिगम। ठीक है, अगला, अधिगम को सुगम बनाने वाले अनुभव हैं।
अधिगम को सुगम बनाने वाले अनुभव हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ये हैं आपके उपरोक्त सभी, यानी कि उद्भाषण, सहभागिता एवं अभिज्ञान और आंतरिकरण, अर्थापन एवं विस्तारण इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला है चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है? चिंतन जो है किस प्रकार की प्रक्रिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मानसिक है, शारीरिक है, आर्थिक है या राजनीतिक है? तो चिंतन जो है हम चिंतन कैसे करते हैं दोस्तों? ये करते हैं हम मानसिक रूप से। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला देखिए, चिंतन आरंभ होता है। चिंतन आरंभ कैसे होता है? तो ये होता है किसी समस्या के कारण चिंतन आरंभ होता है, किसी असंतोष के कारण चिंतन आरंभ होता है और किसी इच्छा के कारण भी चिंतन आरंभ होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन में छांटना है दोस्तों। सत्य कथन में आपको सीधा आंसर बता दे रहे हैं कि इसका सत्य कथन है कि चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम चिंतन करते हैं तब तो वो मानसिक होता है, तो उसमें कोई वास्तविक उपस्थिति किसी वस्तु की होनी जरूरी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, चिंतन एक प्रकार का ब्लैंक व्यवहार है। किस प्रकार का व्यवहार है चिंतन? तो चिंतन होता है दोस्तों आपका अप्रकट। ठीक है, चिंतन आपका एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है, ऑप्शन पहला। अगला देखिए, चिंतन की विशेषता है। चिंतन की विशेषता है। चिंतन की विशेषता क्या है? तो चिंतन की विशेषता है दोस्तों कि चिंतन एक कौशल है, बिल्कुल ठीक है। चिंतन एक वाद विवाद है, बिल्कुल ठीक है। और चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है दोस्तों आपको। कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है दोस्तों कि चिंतन की प्रक्रिया में प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया नहीं होती है। चिंतन की प्रक्रिया में प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया नहीं होती है, बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन का खालिस्तान कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं वो चिंतन का क्या कहते हैं? आंतरिक संभाषण वो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, क्या कहलाता है? ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दोस्तों स्वलीन चिंतन। स्वलीन चिंतन उसको कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है, क्या कहलाता है? ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है वो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं हम दोस्तों यथार्थवादी चिंतन। क्या? यथार्थवादी चिंतन उसको कहेंगे जिसका संबंध वास्तविकता से हो। ठीक है दोस्तों, अगला, किस प्रकार के चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने विवेचन अथवा तर्कणा कहा है? विवेचन अथवा तर्कणा, तो ये कहा है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन को जो है मनोवैज्ञानिकों ने विवेचन अथवा तर्कणा कहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, कौन से चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है? कौन से चिंतन को जो है आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो ये कहा जाता है दोस्तों सृजनात्मक चिंतन को, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, कौन सा चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है? कौन सा चिंतन जो आपका निगमनात्मक चिंतन कहलाता है? तो निगमनात्मक चिंतन कहलाता है आपका अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को हम निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, अगला है, किस चिंतन में व्यक्ति किसी घटना
तथ्य अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। तो किस चिंतन में होता है ये? तो ये होता है आपका आलोचनात्मक चिंतन में। आलोचनात्मक चिंतन में जो है कोई व्यक्ति किसी घटना, तथ्य अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसे गुण दोष की परख कर लेता है। ठीक है। अगला देखिए, किस प्रकार के चिंतन में संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण कार्य करते हैं? किस प्रकार के चिंतन में जो है संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण कार्य करते हैं? किस प्रकार के करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला, प्रत्यक्षात्मक चिंतन में। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, किस प्रकार के चिंतन का संबंध जो है पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है? तो किस प्रकार के चिंतन का संबंध जो है आपका पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है? तो ये होता है आपका काल्पनिक चिंतन, ऑप्शन तीसरा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, किस प्रकार के चिंतन का संबंध जो है निर्मित प्रत्ययों से होता है जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचना संभव होता है? किसी प्रकार के चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचना संभव होता है। तो ये कहेंगे हम प्रत्यात्मक चिंतन उसे कहेंगे, ऑप्शन दूसरा। ठीक है। अगला देखिए, सबसे उच्च प्रकार का चिंतन किसे माना जाता है? सबसे उच्च प्रकार का चिंतन किसे माना जाता है? तो सबसे उच्च प्रकार का चिंतन होता है दोस्तों तार्किक चिंतन। ठीक है। अगला देखिए, जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन किसे कहा है? जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन किसे कहा है? तो ये कहा है तार्किक चिंतन को। तार्किक चिंतन को जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन कहा है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, चिंतन एक का साधन है। चिंतन का साधन है, क्या चिंतन का साधन? तो ये आपका उपरोक्त सभी यानी कि प्रतिबोधन तथा प्रतिमा, प्रत्यय तथा भाषा और संकेत तथा सूत्र, तीनों ही जो ही है चिंतन के आपके साधन है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिए, चिंतन की क्रिया को किसके माध्यम से उत्तेजना मिलती है? चिंतन की जो क्रिया होती है उसको किसके माध्यम से उत्तेजना मिलती है? तो ये मिलती है आपकी प्रतिबोधन से। प्रतिबोधन से चिंतन की क्रिया को उत्तेजना मिलती है। ठीक है। अगला, व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? तो ये रहते हैं आपके प्रतिमा के रूप में, ऑप्शन दूसरा, याद रखिएगा। अगला, चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति किसके माध्यम से स्वयं से बातचीत करता है? चिंतन की प्रक्रिया में जो है व्यक्ति किसके माध्यम से स्वयं से बातचीत करता है? तो ये करता है आपका भाषा से, ऑप्शन चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, जब संकेत किसी चेतन या क्रियात्मक अनुक्रिया के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे हम कहेंगे चिन्ह। चिन्ह कहेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, विज्ञान और गणित में चिंतन को किसके सहारे ही विकसित किया जाता है? विज्ञान और जो गणित होता है, जो विषय होते हैं, उसको उसमें चिंतन को किसके सहारे ही विकसित किया जाता है? तो ये किया जाता है सूत्रों के माध्यम से, ऑप्शन पहला, याद रखिएगा। अगला, चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है। तो ये दोस्तों उपरोक्त सभी यानी सशक्त प्रेरणा व बुद्धि, प्रत्यय ध्यान तथा रुचि, भाषा स्तर तथा लचीलापन जो है चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिए, चिंतन में ब्लैंक अत्यधिक सहायक होती है। चिंतन में जो है सबसे अधिक क्या सहायता होती है? ये होती है आपकी उपरोक्त सभी, पूर्वदृष्टि, पश्चात दृष्टि और अंतर्दृष्टि ही अत्यधिक सहायता होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन फोर्थ।
चिंतन के विषय का विकास का उपाय क्या है? चिंतन के विकास का उपाय क्या है? तो चिंतन के विकास का उपाय है दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि शिक्षकों को बालकों के ज्ञान का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। ऑप्शन पहला भी ठीक है। शिक्षक को बालकों को तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान और चिंतन शक्ति को प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए, ये भी ठीक है। और शिक्षक को बालकों को जिज्ञासु बनाना चाहिए, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है? तो यह है आपकी भाटिया। भाटिया के अनुसार जो है आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है, ठीक है, याद रखिएगा। और अंतिम है दोस्तों आज का, सृजनात्मक चिंतक द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है? सृजनात्मक चिंतक द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका दोस्तों आगमनात्मक तर्क। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, बालकों में चिंतन एवं अधिगम का टॉपिक होता है आपका क्लियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।